सीधी सीधी बात जो कही है, क्योंकि आज आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और वो आज कहते हैं कि आजादी के बलिदान में मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया, बलिदान भी दिया, लेकिन आज इस सरकार में मुसलमान डरा हुआ है। वो सीधे आपकी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि आज देश में देखो मुसलमान डर रहा है। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, मैं पूछना चाहता हूं सेक्युलरिज्म का कोई सूरमा बताए कि बढ़ चढ़कर उनके लिए कार्यक्रम कोई ऑर्गेनाइज करता है क्या? अशफाक उल्लाह खां के घर कभी कोई गया क्या? बताइए। इसलिए यह प्रश्न उठता है कि आप आज गिना रहे हैं, मगर किसको कवर देने के लिए? अपराधी और आतंकवादियों को कवर देने के लिए। अगर आप कहते हैं डरे हुए की बात करते हैं, तो यह बताइए, यह ओवैसी का ही तो बयान था कि जब योगी मठ में चले जाएंगे, जब मोदी पहाड़ पे चले जाएंगे, तुम्हें बचाने कौन आएगा? यह डरे हुए लोगों का बयान है। इन्हीं की पार्टी का तो बयान है, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो फिर दिखा देंगे। यह डरे हुए का बयान है। 20 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे, यह डरे हुए का बयान है। सुप्रीम कोर्ट कौन होता है ट्रिपल तलाक हलाला के बारे में बोलने वाला? यह डरे हुए का बयान है। सर्वोच्च न्यायालय से श्री राम जन्मभूमि का जजमेंट आने के बाद बाबरी मस्जिद ता जिंदगी रहेगी, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहता रहे, यह डरे हुए का बयान है। चित्रा जी, यह डरे हुए का नहीं, डराने वाले का बयान है। और जो कुछ इस भारत की सड़कों पर पिछले 1-1.5 महीने में दिखाई पड़ा, और कुछ नहीं था। जो ओवैसी ने बोला था कि जिस दिन योगी मठ में चले जाएंगे और मोदी पहाड़ पे चले जाएंगे, तब तुम्हें बचाने कौन आएगा, ये उसका ट्रेलर दिखाया गया था कि यदि कभी संयोगवश ऐसा हुआ कि भाजपा की सरकार ना हुई, तब पूरी फिल्म रिलीज की जाएगी। इसलिए देश की जनता को पता है कौन डरा हुआ है। आपको लग रहा है सुधांशु जी, आपको लग रहा है सुधांशु जी कि वो ये सीधे सीधे बताना चाह रहे हैं कि भाजपा की सरकार ना हो तो हम ये कर देंगे? क्या एक उकसावे की राजनीति आप कह रहे हैं कि ये सब जो बयान आ रहे हैं ये सिर्फ उकसावे की राजनीति के तहत आ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने तो वफादारी पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कह दिया कि भटक मियां ने गांधी को जहर देने से मना किया, लेकिन गोडसे ने गोली मार दी। तो बताइए कौन ज्यादा वफादार? वो तो ये कह रहे। आप देखिए, अब अगर हम ये बात कहें तो मैं एक बात फैक्ट रखना चाहता हूं। 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब चुनाव के परिणाम आए, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना कहां से चुन के गए थे? लाहौर से, कराची से, पेशावर से, ढाका से, चिटगांव से ना, मुंबई से चुन के गए थे। कितने परसेंट मुस्लिमों ने वोट किया था? 95% मुस्लिम लीग को वोट मिला था। 95%। अब कल के दिन का 95% चले गए क्या पाकिस्तान? आज का जो गुजरात और महाराष्ट्र है, जिसको उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहते थे, 30 सीटें आरक्षित थी मुस्लिम लीग के लिए, 30 में 30 जीती। मद्रास प्रेसिडेंसी, जिसमें आज का लगभग पूरा दक्षिण भारत आता, सारी की सारी सीटें जीती। यूनाइटेड प्रोविंस, जिसमें आज का उत्तर प्रदेश आता है, 74 में से 64 सीटें जीती। और हर जगह मुस्लिम लीग को मुस्लिमों का 95% वोट मिला था। इसलिए आप ये समझाने का प्रयास ना करें। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये तो मौलाना आजाद ने बोला था जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लड़कों ने उनके साथ बहुत खराब व्यवहार किया था, उनके ऊपर कीचड़ और गंदगी फेंक दी थी। तो उन्होंने कहा था कि देश का विभाजन हुआ, वो बहुत सारी गंदगी लेके चला गया, पर कुछ के बाद कुछ बच गया और ये लोग उसके प्रतीक हैं। ये मौलाना आजाद का बोला गया बयान है। और आरिफ मोहम्मद खान साहब ने कई बार बोला, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। इसलिए हम ये कहने की बात कह रहे हैं। ये जो इस बात की बात करते हैं, ये इनकी तो पार्टी खुद रजाकारों का समर्थन करती थी। ये हैदराबाद के निजाम के साथ थे। वो हैदराबाद का निजाम जो भारत में नहीं मिलना चाहता था, और आज भी ये लोग उसी को, निजामुल मुल्क को अपना सबसे बड़ा आदर्श मानते हैं। वो आज वफादारी की बात करते हैं, हम तो कहते हैं। आज बताइए, इंस्पेक्टर अयूब पंडित मारे गए थे भीड़ के द्वारा कश्मीर में, आप कभी गए उसके लिए? बताइए, लेफ्टिनेंट फैयाज मारे गए थे, भारतीय सेना के जवान थे। भारतीय सेना का सैनिक औरंगजेब, ये सब कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा मारे गए। कभी गए ओवैसी के लोग वहां के ऊपर? जिन्होंने वफादारी निभाई उनके साथ तो रहो। तभी तो मैंने कहा कि चाहे ब्रिगेडियर उस्मान हो, या वीर अब्दुल हमीद हो, या अशफाक उल्लाह खां हो, या डॉक्टर कलाम हो, वफादारी निभाने वाले के साथ नहीं जाते हैं, गद्दारी करने वाले के साथ आके खड़े होकर वफादारी की चादर ओढ़ने की ढोंग करते हैं।